में 2024 को अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं और फिर से टाइम है स्ट्रेटजी चेंज करने का। स्ट्रेटजी कैसे चेंज करनी पड़ेगी? लास्ट 30 डेज में आप वो नहीं कर सकते हैं जो आप 11th की स्टार्टिंग में कर रहे थे। वो भी नहीं कर सकते जो 12th की स्टार्टिंग में कर रहे थे। या वो भी नहीं कर सकते जो आप कुछ दिन पहले कर रहे थे। कुछ मॉक दे चुके हो आप, तो आपको पता है कि भाई रिसर्च करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं बची हुई 30 दिन की स्ट्रेटजी को एक सिंपल कोड जो हम लोग बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं, इज एंट्रेंस योर कप ऑफ टी। अब यहाँ पे कप का मतलब क्या? सी फॉर कंसंट्रेशन। अब जितने बच्चे मॉक थोड़े बहुत दिए हैं या 2023 के पेपर देखे होंगे, तो यहाँ अगर हम सी को पकड़े, सी वर्ड पे कंसंट्रेशन है। तो बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर फॉर्मूले लिस्ट ही नहीं बनाई है सर। सर मैथ्स के 5 चैप्टर बचे हैं सर, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर छूटे हुए हैं। अब क्या करें? बेटा जेई मेंस तो उसका भी निकलता है जो आखिरी के 20 दिन में फाइट मार देता है, अच्छी रैंक से निकलता है। तो बात कहाँ पे आके अटकी है? कंसंट्रेशन किस पे करें? देखो सारा काम आपके लिए एनटी ने करके दे रखा है। आप ओवरलोड लेते हो। आपको सिलेबस उठाना है और सिलेबस के ऊपर हर लाइन पे जितनी समरी आप समझ सकते हो समझ के लिख लो। छोटे में फॉर्मूला बने तो फॉर्मूला बना लो, मीनिंग बने तो मीनिंग बना लो, और उसी को बार बार रिवाइज करो। क्योंकि अब उतना टाइम बचा नहीं है कि आप रिसर्च करोगे। तो आपके लिए बड़ा क्लियर है, कॉन्सेंट्रेट ऑन सिलेबस ओनली। सिलेबस रखो अपने पास और उसी को समराइज करो। इतना बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनेगा ना आपका, और जो डायरेक्टली जेईमेंस में काम आ जाएगा। देखिए जेईमेंस और जे एडवांस अलग है। जेईमेंस सुपरफिशियल रहता है। तो जो बच्चा सुपरफिशियली सिलेबस के ऊपर हल्की सी अंडरस्टैंडिंग रखेगा, आप देखो तो कॉन्सेप्ट जाके कोई कॉन्सेप्ट हैवी नहीं आने वाला। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप 80% पेपर तो फोड़ ही सकते हो उसका डायरेक्टली, मतलब आप 80% कर सकते हो। और फिर भी आपकी परसेंटेज चमक जाएगी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो अब मॉक दे रहे होंगे, तो अब उनको समझ आएगा कि ठीक है चलो थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद इस बात की यू फॉर हम जो सेकंड एक्रोनिम वर्ड जाएगा, मतलब सेकंड वर्ड जाएगा एक्रोनिम का, वो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की रखनी है? यार पेपर के फॉर्मेट को फील करना है, किस तरीके से पेपर देना होता है, हर पेपर का एनालिसिस करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर फॉर्मेट इज वेरी वेरी नेसेसिटी ऑफ द टाइम। अब ऐसे मैं समझाता हूँ, देखो बच्चे क्या करते हैं, वो वैसे क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें उनको कैलकुलेशन करनी पड़ती है पेपर की स्टार्टिंग में। पेपर ऑर्डर में देंगे, मतलब पूरा ऑर्डर में देंगे, पूरा ऑर्डर में देंगे। 1 2 3 ऐसे करते 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 वो 90 तक क्वेश्चन रीड करते हैं। बेटा देखो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रहती है। अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग द पेपर फॉर्मेट नहीं समझ आ रहा है, तो नॉलेज लेके भी बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, छोटे मोटे कॉलेज में गेट खटखटा रहते हो, भाई कोई एंट्री दे दो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। आर्ट ऑफ पेपर राइटिंग इज वेरी सिंपल। यू हैव टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ पेपर राइटिंग, कि कैसे स्कोर मैक्सिमाइजेशन होता है। तो इसके कितने सारे नाम से बच्चे समझाते हैं, ऐसे करते हैं एक दूसरे को, टीचर समझाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली इट्स वेरी सिंपल। आपको बिना कंफ्यूज किए मैं एक सिंपल सी लाइन बोलता हूँ। आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्जाम का हर एक मिनट कीमती है और हर मिनट में आपको एक राइट आंसर टिक करना है। कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल्स यू कैन डू इट लेटर। आप अगर उनमें एंगेज हुए स्टार्टिंग के दौरान में, तो आपको ये बैकफायर हमेशा ही करता है। अनटिल अनलेस कि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको सारे आंसर याद हो, कि आपको बस पता है कि पेन चलानी आंसर टिक कर देंगे। लेकिन जो भी बच्चा हाई रैंक्स पुल अप करता है, जिसको अपना स्कोर पता है, जैसे मान लो 220 नंबर डिजर्व करता है, उसके 220 आ जाए। अब किसी को 280 नंबर का पेपर आता हो पर उसके 160 ही आ रहे हैं, तो वो वर्थ नहीं है। भाई उसको बढ़ाना चाहिए। अब कैसे कोई बच्चा अपना बेस्ट देता है या स्कोर मैक्सिमाइजेशन करता है? अगर वो पेपर के पहले 1 घंटे में सिर्फ उन क्वेश्चंस को टारगेट करे जो टिक हो सकते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो। अब जैसे इसको ऐसा समझिए कि हमने पेपर को 3 लेयर्स में बांटा है, 1 2 3, और फिर लूप चलानी है इसको। लेयर वन वाले क्वेश्चन, जो लूप वन वाले क्वेश्चन है, उनके ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हमको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं जो पढ़ के टिक किया जा सके, मतलब डायरेक्टली टिकेबल क्वेश्चन समझ लीजिए सिंपल भाषा में, कि आपने रीड किया, कंक्लूजन किया, ऑप्शन से एलिमिनेट किया, मारा टिक, आगे बढ़ गए। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं? जो आपको समहाउ हाउ टू डू पता है, थोड़ी सी हो सकता है हल्की सी कैलकुलेशन करनी हो, या 2 3 कॉन्सेप्ट मतलब कुछ स्टेप्स टाइप के करने हो, तो ये सेकंड सेकंड लेवल पे जाते हैं। और थर्ड में वो आते हैं जो मतलब बिल्कुल आखिरी में बचे हैं, लेंदी कैलकुलेशन है, या मतलब वैसे वाले हैं कि आपको पता है कि भाई इसको सोचना पड़ेगा, तो बाद में करिए। और उसमें भी
एक स्ट्रेटेजी ये रखिए थर्ड वाले लूप में, जो नहीं आ रहा है राम राम, जाओ भाई घर जाओ, और फिर 1 2 3 की लूप चलाइए। और देखो रीजन क्या है ना, कि जो 1 और 2 में कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट गो में आपको नहीं आए, पर जब दोबारा से फ्रेश माइंडसेट से उस पर अटैक करते हैं आपको स्ट्राइक कर जाता है। और जो तीसरे वाले में भी जब आखिरी में आप 2 3 लूप ऐसे चलाएंगे, जैसे टॉपर्स की तो 3 लूप चलती है, बच्चों ने पेपर देना अभी शुरू किया होगा जेई मेंस का मॉक, तो उनकी हो सकता है एक लूप ना हो पा रही हो, पर एक टाइम आएगा कि वो पेपर को ऐसे उठाएंगे, अगर कंप्यूटर में भी दे रहे तो पूरा स्कैन करेंगे, फिर शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर में तो कोई नहीं जाता, क्योंकि बेटा ऐसा भी हो सकता है ना कि पहली बॉल पे विकेट गिर जाए, कितना पढ़ के गए हो, पहला पेपर आया, पहला मतलब फर्स्ट सेक्शन का पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया जो रूट लर्निंग पे और तुमने याद ही ना किया हो, तो भाई उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा नीचे। तो अगर एक बच्चा खोज के टिक करने वाले क्वेश्चन करता है ना, 20 25 क्वेश्चन उसको इतना कॉन्फिडेंस और मोमेंटम दे देते हैं ना, कि उसी पे खेल जाता है वो बोलता है अब 200 से नीचे नहीं रुकेंगे, अपने मोमेंटम को मेंटेन कर लेगा। लेकिन 4 5 विकेट डाउन होते हैं ना, मतलब आपने 5 क्वेश्चन डंप किए, 4 नहीं आए, तो आपको लगेगा यार जिंदगी में रखा गया है, तुमको वहीं पेपर के बीच में सपने आने लगेंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, भाई कोई घटिया कॉलेज मिलेगा, ये सब आपके थॉट्स मतलब ऐसे ऐसे गुजरेंगे आपके दिमाग से। तो उनको नमस्ते करने के लिए आपको स्टार्टिंग में लूप 1 वाले क्वेश्चन को टिक वाले ही रखने हैं, लूप 2 में डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन ही रखने हैं। अब बच्चा बोलेगा सर मैं पहचान ही नहीं पाता हूँ कि मतलब कौन से सॉल्व करने से हो जाएंगे, टाइमर लगाओ, यहाँ पे टाइमर लगाओ, आपने रीड किया 30 सेकंड में नहीं समझ आया, आगे बढ़ जाओ, लूप 1 वाला नहीं है वो, अगर 30 सेकंड में आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है, लूप 1 वाला नहीं है, आगे बढ़ जाओ। आपको 40 या 45 सेकंड में उसको समझ आ गया आपको कि कैसे सॉल्व होगा, तो लूप 2 वाला क्वेश्चन है। अगर आपको पढ़ने के बाद तोते उड़ गए कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब वो आपको कैसे लगे कि राहुल गांधी की स्पीच की तरह है, कुछ उससे निकलने वाला नहीं है, कितना भी दिमाग लगा लो, आपको छोड़ देना है, आपको फिर से लूप 1 2 3 फिर साइकिल में से चलते रहना है। मेरा सजेशन बच्चों को 3 लूप चलाने का होता है, तब आपकी मैक्सिमम स्कोर आता है, जैसे आपको 210 नंबर आते हैं, 210 नंबर आ जाएंगे। देखो बच्चे टाइम डिवीजन भी नहीं समझते हैं, तो यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू राइट पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रेटेजी भी समझनी होगी। कई बार टीचर्स के मुंह से आप रैंडम सुन लेंगे, नहीं तो यू स्टार्ट विद केमिस्ट्री, देन यू डू फिजिक्स, देन यू डू मैथ्स, बट अगर आप उसको सही में थोड़ा सा डीपली सोचोगे तो टीचर ये नहीं कहना चाहता है कि आप कोई सब्जेक्ट्स में प्रेफरेंस बनाइए, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली देखना होता है। टीचर क्या कहना चाहता है कि आप जब एक ना टिक करते हो क्वेश्चन पे, तो एक कॉन्फिडेंस अलग आता है, क्योंकि सबका स्कोर वेटेज एक ही है, तो आप वहां पे ये कंफ्यूजन नहीं पाल सकते हो कि भाई ये पहले मैं मेहनत करूं। कोई ना किसी से कभी ये नहीं पूछता कि बेटा हार्ड वाला क्वेश्चन करके आए थे कि नहीं, सब मार्क्स पूछते हैं कि भाई 300 में से कितने हैं। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजीज पे वर्क करना पड़ेगा आपको, और टाइम ड्यूरेशन पे भी ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपने मन बना लिया कि सर टिक करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा केमिस्ट्री में आते हैं, पहले आधे घंटे में जितने हो रहे, बाकी सबको वैसे करो, उसको सेक्शन 2 या 3 में डाल दो, या 3 में डाल दो जो बाकी नहीं हो रहे। जनरली केमिस्ट्री क्वेश्चन 1 और 2 वाले होते हैं, या तो डायरेक्टिक होंगे या तो 1 2 स्टेप लग के हो जाएंगे, तो आधे घंटे में जितने हो गए ठीक है। नहीं तो फिर अब सीधे जंप करो फिजिक्स के टिक वाले क्वेश्चन पे, या जो उस टाइप के जो लैंग्वेज बेस्ड हो, या कुछ कुछ इस टाइप के आ रहे हैं जो डायरेक्ट एक लाइन में हो जाए। तो इस तरीके से ना, अगर आपकी पढ़ाई और अटेम्प्ट करने का तरीका ठीक है, तो आप अपना काम बना लोगे। अब आते हैं तीसरे पी पे। अब देखिए तीसरा भी प्रैक्टिस ही है। अब बच्चा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानता। पिछले शायद मोर देन 1 डेकेड ना हो, तो कई बच्चे ऐसे मिले हैं जिसको मेरे को ऐसा लगता था कि भाई ये बच्चा तो फाड़ के आईआईटी दिल्ली बॉम्बे जाएगा। तो जब टीचिंग नई नई शुरू की थी तो मुझे लगता था यार क्या हो गया है, बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो बंदा दिमाग से बहुत तेज है, इसकी तो मतलब अलग ही लेवल की आईक्यू है, क्वेश्चन देखते ही समझ लेता है। वो प्रैक्टिस नहीं करते थे बच्चे, उनको लगता था कि बस मतलब पेपर देना नॉर्मल चीज़ है, पेपर तो पढ़ते रहते हैं, तैयारी की चीज खत्म हुई है आज तक। परफेक्शन इन प्रिपरेशन इज ए मिथ। आपको एग्जाम राइटिंग पे आना पड़ेगा। सर मैं बहुत शाई हूँ, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मार्क्स आने के बाद, वो जब सर वो मॉक का मार्क्स आता है ना तो मतलब पापा मम्मी डांटते हैं, ये डांटते हैं, अरे भाई ये सब बातें रहने दो, रियल मार्क्स मैटर करते हैं, जो इन बिटवीन हो रहा है ना वो ऐसे ही है, उस पर ध्यान ना दो। पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर्स की, देखो जो सबसे समझदार बच्चा है ना, वो तो रखना है सिलेबस को टांग के सामने, उसी पे शॉर्ट नोट्स टाइप की अब बनाएगा, प्रैक्टिस करने वाले जो उसके मॉक पेपर्स होंगे उनको पकड़ेगा, प्रैक्टिस करने वाले अपने मॉक पेपर पकड़ेगा,
और उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। देखो, इंडिया है ना, मतलब अजीब सा है कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ना, बहुत सिंपल है, आप इसको ना एल्गोरिदम में तोड़ सकते हो। भाई वो पीवाईक्यू डालेंगे ही डालेंगे, घुमा के थोड़ा सा पीवाईक्यू नहीं डालेंगे ना एग्जैक्ट, तो उसी टॉपिक को रिटेन करेंगे। इस लाइन का बहुत सिंपल मतलब है। अगर देखो मैं उसको अब प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाता हूँ, 5 फुल लेंथ लो, पकड़ो, हर टॉपिक की हेडिंग लिखो या किस कॉन्सेप्ट पे वो लिखो, उन कॉन्सेप्ट की थ्योरी जाके दोबारा पढ़ जाओ। आप देखोगे कि जब आप नेक्स्ट पेपर देते हो, आपके कॉन्सेप्ट सारे मैच कर जा रहे हैं, गजब को कॉन्फिडेंस आएगा। ये स्ट्रेटजी 150 नंबर से ऊपर हमेशा ले जाती है किसी कमजोर बच्चे को भी। और अगर मान लो बच्चे को बिल्कुल चाहिए कि नहीं था, 250 से ऊपर नंबर चाहिए, तब तो वो 25 पेपर का एटलीस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। बोलेगा एक एक वर्ड रट जाएंगे सर, समझ जाएंगे। बोलेगा सर अब यही पढ़ाई है, फुल लेंथ ही अब पढ़ाई है, अब ये सब नहीं चाहिए हमें कि मतलब हम बैठ के वो ऐसी वर्मा खोल के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। वो करेंगे जेईमेंस के बाद आराम से, लेकिन अभी किसी तरह से सबको स्कोर से मतलब होना चाहिए, जेईमेंस में कितने स्कोर आ सके। तो अब मैं पूरी स्ट्रेटेजी को जल्दी से रिवाइज करता हूँ आपके लिए। मैंने पूछा, इज जे मीन्स योर कप ऑफ टी। सी फॉर आपका कंसंट्रेशन रहेगा, यानी सिलेबस वाइज, जैसे मैंने आपसे बोला शॉर्ट नोट्स बनाओ या उसी में करो। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेपर फॉर्मेट। अब आपको एग्जाम निकालना है, ना कि नॉलेज किसी को दिखानी है। तो ऑप्शन से कैसे करते हैं, आपकी जो पेपर की अंडरस्टैंडिंग है, किसको कितना टाइम देना है, लेयर्स में करना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 टेक, लेवल 2 जो थोड़ा सा कैलकुलेशन से हो जाए, लेवल 3 में आपको लंबा चौड़ा मेहनत करने वाले हैं उसको बाद में। फिर ऐसे लूप चलानी है। फिर आता है आपका प्रैक्टिस, जितने ज्यादा मॉक उतने ज्यादा मार्क्स।